गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत के क्रम में मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे हैं और मराठा साम्राज्य के दौरान हम लोग पेशवा के शासनकाल को देख रहे हैं। पेशवा के शासनकाल के पीरियड में मैं माधव नारायण राव तक के सभी फैक्ट्स को आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और माधव नारायण राव के शासनकाल के दौरान ये उनके चाचा के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी की गई और उनके चाचा के द्वारा जो कदम उठाया गया, जिस कदम के फलस्वरूप मराठा साम्राज्य बिखरने लगा। बिखरने के बाद मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई। इस क्रम में स्टूडेंट्स, मैं अपने लेक्चर के माध्यम से, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिए। मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आप लोग को बता चुकी हूँ कि कैसे माधव नारायण राव के चाचा जो रहते हैं रघुनाथ राव, वो कैसे माधव नारायण राव के छोटे भाई की हत्या करवा देते हैं। हत्या करवाने के बाद भी अगर उनका पेशवा बनने का सपना पूरा नहीं होता है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके मिल जाते हैं और सूरत की संधि करते हैं। इस क्रम में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया कि सूरत की संधि के बाद वो आमंत्रित कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप आके मराठा साम्राज्य पे आक्रमण करिए। इसके फलस्वरूप यदि मैं पेशवा बनता हूँ तो आपको सूरत और भरूच का संपूर्ण राजस्व और सालसेट और बसीम द्वीप दे दूंगा। इस बीच की जितनी भी सरकमस्टांसेस थी और कैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का बीजारोपण होता है, ये मैं सब चीज आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ने से पहले इनके बीच में जितने भी छोटे छोटे पेशवा हुए, जैसे माधव नारायण राव के बाद, उनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ और स्टोरी को मैं पुनः रिपीट करते चलूंगी, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ। और इस फैक्ट्स को नोट डाउन करने के बाद हम आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तक पहुंच गए हैं। लेकिन उनके बीच के जो फैक्ट्स है, कुछ स्टूडेंट्स लोग का कमेंट आया था कि मैम स्टोरी के साथ साथ फैक्ट भी लिखवा दिया कीजिए, तो मैं स्टोरी के साथ साथ फैक्ट भी करवा देती हूँ। लेकिन पहले मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी फैक्ट को समझिए, उस फैक्ट के बनने के पीछे की कहानी क्या थी उसको समझिए। और नोट्स तो प्रॉपर मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड करवाती हूँ, तो जिनको नोट्स चाहिए वो ग्रुप में एक बार जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स जरूर लिखवाऊंगी। तो माधव राव के बाद नारायण राव शासक बने। ये वही नारायण राव है स्टूडेंट जिनकी हत्या रघुनाथ राव ने करवा दी थी। ये कौन थे? तो ये माधव राव के छोटे भाई थे। इनकी हत्या रघुनाथ राव करवाया, क्योंकि इनकी ये जो शासक थे तो इनकी मृत्यु हुई। तो इन्हीं की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा था कि पेशवा के ये पानीपत के तृतीय युद्ध से जितना मराठा साम्राज्य को क्षति नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा क्षति पेशवा के मरने से हो गई। तो ये माधव राव के बारे में कहा गया था और माधव राव के बाद नारायण राव को शासक बनाया गया। नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव करा दिए। जब नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने करवा दिया तो इसके बाद रघुनाथ राव को लगा था कि उन्हें पेशवा बना दिया जाएगा, लेकिन इनको पेशवा नहीं बनाया गया। इनके बाद क्या हुआ? माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया। और माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया उस टाइम माधव नारायण राव की उम्र कितनी थी? ये थे नारायण राव के पुत्र थे। इनका उम्र था 7 ईयर। इनको पेशवा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मैं बताई हूँ कि मराठा संघ निभाया था। और वैसे भी मराठा संघ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था पेशवाओं की नियुक्ति में। तो स्टूडेंट, ये पेशवा जब बनते हैं तो 7 साल का बालक तो शासन प्रशासन चला नहीं पाएगा। तो इनके ही शासन काल के दौरान प्रशासन को की देख रेख के लिए 12 भाई काउंसिल बनाया गया। और इस काउंसिल के प्रमुख किसे बनाया गया? तो इस काउंसिल के प्रमुख नाना फडणवीस को बनाया गया।
नाना फडणवीस को बाराभाई काउंसिल का हेड बनाया गया, प्रमुख बनाया गया। अब क्या हुआ कि अभी भी रघुनाथ राव को इस बात का लालच था कि मुझे पेशवा बनाया जाता, लेकिन कि जब बड़ा भाई काउंसिल बन गया तो बड़ा भाई काउंसिल नारायण राव को शासन करवाने लगा और पेशवा रघुनाथ राव नहीं बन पाए। और तब रघुनाथ राव क्या किए, पेशवा पद को प्राप्त करने के लिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने के बाद ये क्या किए, सूरत की संधि कर लिए, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का नींव पड़ गया, सूरत की संधि। तो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, सूरत की संधि 1775 में हुई। ये पहली संधि थी मराठाओं की तरफ से, मराठाओं की तरफ से नहीं, उनके मराठा साम्राज्य में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, उस कॉन्स्पिरेसी के कारण रघुनाथ राव ने ये संधि की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे काउंसिल से। किसके किसके बीच हुई, तो रघुनाथ राव प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मराठा पेशवा बनने की इच्छा रखते थे, इनके तरफ से कौन सा था, बॉम्बे काउंसिल था, बॉम्बे काउंसिल था। तो स्टूडेंट्स, ये जो सूरत की संधि हुई, इसी संधि से क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का नींव पड़ा। इसमें क्या था, रघुनाथ राव को कहना था कि आप मुझे पेशवा बनने में मदद करें, बदले में ये इनको सालसेट बसीन द्वीप तथा सूरत और भरच का पूर्ण राजस्व देने के लिए तैयार हो गया। और इसी सूरत की संधि से क्या हो गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे की सारी कहानी मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। 1779 से 82 के बीच हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध की समाप्ति सालाबाई की संधि से हुई। इस युद्ध की समाप्ति जो हुई वो सालाबाई के संधि से हुई 1795 ईस्वी में। स्टूडेंट, आत्महत्या कर ली। आप सब इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताई थी कि ये युद्ध जो था वो सालाबाई की संधि 1882 से समाप्त हो गया। तो कुछ तो शर्त रहा होगा सालाबाई की संधि का। तो इसमें शर्त यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार की। मतलब इन्होंने माना कि पेशवा माधव नारायण राव ही रहेंगे। सालसेट का जो द्वीप था, सालसेट द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और रघुनाथ राव को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट द्वीप मिल गया। दोनों लोग बोले तो मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि
जब ये लोग पहली बार अटैक किए रहते हैं सूरत की संधि के बाद, तो मराठा साम्राज्य इनको पराजित करके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1/4 क्षेत्रों को ऑक्युपाइड कर लिया था। ये मैंने कल के ही लेक्चर में आप लोग को बताया था। अब यहाँ क्या होता है कि दोनों लोग एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करेंगे। रघुनाथ राव पेशवा की दावेदारी नहीं करेंगे और इनको 8.5 लाख का सालाना पेंशन दिया जाएगा। 8.5 लाख का सालाना पेंशन दिया जाएगा। स्टूडेंट इस संधि को या नोट में रख लीजिएगा, इस संधि को 20 साल का युद्ध विराम कहा गया है। 20 साल का युद्ध विराम कहा गया है और इस संधि महादजी सिंधिया के मध्यस्थता से हुआ। अच्छा, आप सभी से एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स रेगुलर मेरा लेक्चर देखते होंगे वो मुझे ये बताएंगे कि किस संधि को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपमानजनक संधि बताया गया है, अर्थात किस संधि को ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपमानजनक संधि कहा गया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब सालाबाई की संधि तो हो गई, सालाबाई की संधि के जो फैक्ट्स थे वो मैं आप लोग को बता दी। अब एक चीज और, हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं बाड़ा भाई काउंसिल के बारे में। अभी मैं बता दी हूँ कि इसके प्रमुख कौन है, नाना फडणवीस, अर्थात नाना फडणवीस के नेतृत्व में ये काउंसिल काम करता है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उसके पहले महादेव नारायण राव की मृत्यु हो गई रहती है, माधव नारायण राव की, तो नाना फडणवीस बाजीराव द्वितीय को भले ही सालाबाई की संधि हुई रहती है, सालाबाई की संधि के पश्चात भी रघुनाथ राव का पेशवा बनने का इच्छा समाप्त नहीं होता है और इस उनके इच्छा के समाप्त नहीं होने के कारण ही बाराभाई काउंसिल को इस बात का चिंता रहता है कि आगे पुनः वो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो इसके लिए उन्हीं को कंट्रोल में रखने के लिए उनके पुत्र रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है माधव नारायण राव की मृत्यु के बाद। कालखंड जो है स्टूडेंट आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने पूरे शासकों का कालखंड लाइन बाय लाइन लिखवाया है। बाजीराव द्वितीय शासक बनते हैं कब, तो ये 1795 से 1818 तक शासन करते हैं। 1795 से 1818 तक आप लास्ट ही देख रहे हैं स्टूडेंट। और इनको भी पेशवा कौन बनाए रहते, तो नाना फडणवीस बनाए रहते हैं, लेकिन 1795 में ये बने और 1800 में ही नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस की मृत्यु होने के बाद एक इतिहासकार हैं कर्नल पमार। कर्नल पमार एक स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि मराठा की सूझबूझ, मराठा साम्राज्य की सूझबूझ नाना फडणवीस के मृत्यु से
समाप्त हो गई। अर्थात बाराभाई काउंसिल जब तक थी तब तक क्या था, अब मराठा संघ के बाद बाराभाई काउंसिल आ गया था। नाना फडणवीस उसको हेड कर रहे थे। नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय जो शासक बने थे उनके द्वारा बनाए गए थे। 1795 से 1818 तक इन्होंने शासन किया। अब का यहाँ पे समस्या क्या थी, आखिरी शासक है ये मराठा संघ जो था बाजीराव द्वितीय को पसंद नहीं करता था। कारण क्या था कि जो मराठा संघ बाजीराव प्रथम ने बनाया था वो मराठा संघ और अभी के मराठा संघ में बहुत अंतर हो गया था। उस समय जो मराठा संघ था वो बाजीराव प्रथम को अपना शासक, अपना नेता, अपना पेशवा मानता था। लेकिन अभी के मराठा संघ में क्या हुआ था, जो सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, ये सब लोगों के अंदर अपनी आंतरिक इच्छा मतलब ऊपर होने लगी थी। ये सब लोग शासक बनने का सपना देखने लगे थे और सब लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने में लग गए थे। तो मराठा संघ जो था वो बाजीराव द्वितीय को पसंद नहीं करता था। और नहीं पसंद करने के कारण स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि यशवंत राव होलकर इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर, शायद बाजीराव द्वितीय को कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले थे जिससे उनको डाउट हुआ था कि ये इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो यशवंत राव होलकर के जो छोटे भाई थे बिट्टू जी की हत्या बाजीराव द्वितीय ने करवा दी थी, जिसके खिलाफ में यशवंत राव होलकर जो थे वो बाजीराव द्वितीय पे आक्रमण कर देते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये बसीन की संधि किए रहते हैं और उस संधि के माध्यम से वो इस पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण का परिणाम ये होता है कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद मराठा संघ एक प्रकार से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इस समाप्ति के बाद स्टूडेंट्स, अभी मैं इस बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पढ़ाऊंगी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगी, लेकिन जरूरी था कि इन सब चीजों से जुड़ा हुआ फैक्ट्स आप लोग जान लें। तो ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ फैक्ट्स था, ये बाराभाई काउंसिल से जुड़ा हुआ फैक्ट था। बाजीराव द्वितीय के ही कालखंड में देखिए, इनका 1795 से 1818 कालखंड है। 1800 ईस्वी में, 1800 से लेकर 1805 के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि हम लोग कल करेंगे। आज आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इतना के बाद अब हम सभी आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे और सभी संधियों को बारी बारी से पढ़ के और हम मराठा साम्राज्य को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस